हेलो बच्चा लोग, तो ये सेशन स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करने में दिक्कत आती है, या 12th के पहले चैप्टर में नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में दिक्कत आती है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है वेक्टर एडिशन का। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी जो कि आपस में थीटा एंगल पर हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, मतलब जो इनको जोड़ने पर मिलेगा, सी वेक्टर मान लेते हैं। सी वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर होगा उसके लिए जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका इस स्क्वायर रूट का जो भी आंसर आएगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि मॉड लगा हुआ है। ठीक बात। अब मान लेते हैं कि ये सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में बीटा एंगल बना रहा है, तो हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो हम वहाँ tan का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। tan बीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान ये रखना है जिसके रिस्पेक्ट में है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ होगा, बच गया b, तो एक बार साइन थीटा के साथ और एक बार कॉस थीटा के साथ नीचे में ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं फोर्सेस के टर्म्स में। जब फोर्सेस के लिए बात होगी तो जो नेट फोर्स होगा, या फिर हम इसको रिजल्टेंट भी बोलते हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा। ठीक, फील्ड के लिए अगर हम बात करें तो जो नेट फील्ड होगा या रिजल्टेंट फील्ड होगा उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो ए और बी की जगह E1 और E2 ले लेते हैं। E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ E1 E2 cos थीटा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे इन जनरल हमेशा दो जो फील्ड्स होंगी या जो दो फोर्सेस होंगे उनके मैग्नीट्यूड इक्वल दिए हुए होते हैं। तो फील्ड के लिए ही मान लेते हैं कि दो फील्ड्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, मान लिया E। ठीक है, थीटा की वैल्यू इनके लिए अलग अलग है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर थीटा 60 डिग्री है तब रिजल्टेंट कितना होगा, या नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ E1 E2 cos थीटा, मतलब 60 डिग्री। अब चूंकि मैग्नीट्यूड हमने बराबर ले रखा है तो E स्क्वायर ट्वाइस ऑफ E इंटू E और cos 60 हाफ, 2 से 2 कट गया, तो E स्क्वायर और ये दोनों E स्क्वायर, तो क्या हो गया? हमारे पास 3 E स्क्वायर हो गए, तो आंसर हो गया √3 टाइम्स ऑफ E। अच्छा, अगर एंगल हम 120 डिग्री ले लें तब तो नेट फॉर्मूला तो यही होना है नेट फील्ड का। ठीक है, अंतर क्या होगा कि यहाँ पे cos 120 होगा जिसकी वैल्यू होती है -हाफ। तो पहला E स्क्वायर होगा, दूसरा E स्क्वायर होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, है ना। तो पहला दोनों E स्क्वायर लिख लिया, प्लस का माइनस हो गया, और ये E स्क्वायर हो जाएगा। तो एक E स्क्वायर कट जाएगा आपस में, बचेगा सिर्फ एक E स्क्वायर। मतलब अगर दो फील्ड्स के बीच में एंगल 120 डिग्री का होगा और अगर उन दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा तो उनका जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो किसी एक फील्ड के ही मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अच्छा, 90 डिग्री के केस में क्या होगा? मतलब जब दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हों, तो उस केस में पहला E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर E इंटू E, E1 E2 का वैल्यू दोनों बराबर ही है, cos 90, तो cos 90 कितना होता है? 0। तो cos 90 0 होगा, तो ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये 2 हो गए, मतलब 2 टाइम्स ऑफ E स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये √2 टाइम्स ऑफ E, है ना। अच्छा, 180 डिग्री के केस में E नेट क्या हो जाएगा? तो भाई E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर E1 इंटू E2 और cos 180 होता है -1। ठीक, तो E स्क्वायर ये प्लस इस माइनस से माइनस, ये 2 और E स्क्वायर, तो
देखो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर है ही, एक दूसरे से कट जाएगा, क्या मिला 0, है ना। और एक और लास्ट में देख लेते हैं फटाफट 0 डिग्री का केस। तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, मतलब जब दोनों फील्ड की वैल्यू एक ही डायरेक्शन में हो, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ E1 E2 cos 0 1 होता है। तो ये 1 E स्क्वायर, ये 2 E स्क्वायर और ये 2 E स्क्वायर, तो 2 1 3 1 4 कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ E स्क्वायर, तो 4 का हो गया 2, E स्क्वायर का हो गया E, सिंपली क्या हुआ दोनों जुट गया। तो यहीं से हम ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि अगर इक्वल फोर्सेस या इक्वल फील्ड्स हैं, उस केस में अगर थीटा 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट की वैल्यू √3 टाइम्स होगी किसी एक के वैल्यू की। अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट की वैल्यू √2 टाइम्स होगी किसी एक के फील्ड की वैल्यू के। अगर 0 डिग्री है तो सिंपली जोड़ देना है दोनों को आपस में। अगर 120 डिग्री है तो किसी भी एक फील्ड के बराबर हो जाएगा वैल्यू, और अगर 180 डिग्री है ना, तो इक्वल मैग्नीट्यूड होने के कारण और अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण जो नेट फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अगर हम याद रखते हैं, इस कैलकुलेशन को अगर हम याद रखते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अब प्रैक्टिस करो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर विच इज़ 9179997001, and I am Aditya Ranjan from Physics Point, मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। बाय बाय।